जब तुम यह सुना रही थी मुझे सहसा याद आई उस दिन की घटना। डॉक्टर दत्ता शायद नैनीताल से बाहर गए थे। मैं एक दिन शाम को किसी जरूरी काम से ब्लू कॉटेज आया था। तुमसे कुछ कहना था। बैठक वाले कमरे के भीतर जा ही रहा था कि तुम्हारे नन्हे से नौकर ने दरवाजे पर रोक दिया था। भीतर जाने के लिए मेम साहब ने मना किया है। क्यों? पता नहीं, वह दरवाजे पर खड़ा हो गया था। मैं कुर्सी खींचकर बैठ गया था, असमंजस में डूबा, कुछ कुछ आहत और अपमानित सा भी अनुभव कर रहा था। तभी मैंने देखा भीतर से जल्दी से द्वार खुला। अपने अस्त व्यस्त कपड़े संभालता हुआ सुहास तीर की तरह बाहर निकल गया था। मैं भीतर पहुंचा तो तुम्हारी आंटी पलंग पर पसरी अपने बिखरे हुए वस्त्र ठीक कर रही थी और पास के ही अपने अकेले कमरे में बैठी तुम चुपचाप रो रही थी। सुबह अभी सोया हुआ ही था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। देखा तो सुहास खड़ा है, गमगीन चेहरा, बिखरे हुए बाल, उम्मीदी लाल आंखें, जैसे रात भर सोया न हो। विराग, क्या तुम सचमुच बुरा मान गए? नहीं नहीं, मैंने आंखें मलते हुए कहा। मुझे सारी रात नींद नहीं आई पंडित। अपने उंगलियों से बिखरे बालों को पीछे फेंकते हुए वह बोला। यह ठीक है यार, मैं बुरा हूँ। यह भी गलत नहीं कि एक एक क्लास में 2-2, 3-3 साल लगा रहा हूँ। घर वालों ने मेरी हरकतों से तंग आकर अपना पिंड छुड़ाने के लिए यहाँ भेज दिया है। इस बारे में भी दो राय नहीं हो सकती कि दुनिया का कोई भी एक मुझसे छूटा नहीं है। लेकिन गुरु, मैं भगवान को साक्षी रखकर कह रहा हूँ, इतना अपमानित मैंने जीवन में अपने को कभी अनुभव नहीं किया जितना आपके जाने पर। आप सज्जन हैं ना? आपके सत्संग में मैं अपने में बहुत बड़ा परिवर्तन अनुभव कर रहा था। लोगों ने मुझे कभी आदमी नहीं समझा। आपके अलावा मुझे कभी किसी ने अपनापन नहीं दिया, न इतनी इज्जत थी। उसका गला कहते कहते भर आया था। इस कमरे में केवल पढ़ने की सहूलियत से आया हूँ। मैं कह ही रहा था कि वह सहसा बोल पड़ा। वहाँ कौन सी असुविधा है? आप आराम से रहिए, पढ़िए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अपनी बुरी लतों से मुझे छुटकारा तो मिलने से रहा। हाँ, इतना प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक आप हैं कमरे में कोई बदतमीजी नहीं करूँगा। अब मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने चारपाई पर बिखरा बिस्तर गुलाई में लपेटा और बक्से का कुंडा पकड़कर बाहर की तरफ चल दिया। अनमने भाव से मैं चला गया, परंतु अब उस कमरे में लौटना मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा था। अभी तीसरा दिन भी न बीता था कि अपने बक्से के पीछे मुझे फिर एक रीति बोतल दिखलाई दी थी। उसी के साथ एक अधलिखा पत्र भी गिरा था, कल्पना सिंह के नाम। सेरूट की तरफ पानी की टंकी के पास मिलने का समय निश्चित किया गया था। सुहेल के कमरे में कल रात बीड़ी में भरकर अत्तर की दम लगा रहा था। जीवाणु भी साथ दे रहा था। इस बात की बड़ी चर्चा थी कि वार्डन की जो गाय खो गई थी, रात के अंधियारे में इसी ने उसे चुपके से खूंटे से खोला था और अकेले ही पांच तक खदेड़ आया था। लोग कहते हैं कि एक दिन मैं कह ही रहा था कि वह बोल पड़ा, वार्डन के कामधेन मैंने ही भगा दी, यही ना? वह हंस पड़ा। गुरु, उस पुराने वाले बुर्जई चौकीदार का हिसाब इस काइया ने नहीं दिया तो गाय तो भागनी ही थी। आश्चर्य की बात तो तब होती जब गाय खूंटा तोड़ाकर नहीं भागती। ओहो, वह हंस पड़ा था। कोर्स की किताब परे पटक कर उसने कहानियों की कोई पुस्तक उठा ली थी, जिसके भीतर वाले पहले पेज के बाएं सिरे पर सबसे ऊपर तुम्हारा नाम लिखा था। शायद तुम्हारे घर से उठा लाया हो। परीक्षाएं शुरू होने ही वाली थी। हम लोग मल्ली ताल से लौट रहे थे। रात के 9 बजने वाले थे। शायद बज भी गए हो तो आश्चर्य नहीं। सब जल्दी जल्दी चल रहे थे, पूरी रफ्तार से। भोजन का वक्त कब का बीत चुका था। मार रोड के किनारे दीवार तोड़कर उग आए बाज के वृक्ष के तने पर चिपकाए गए सादे पोस्टर देख रहा था। संभवतः राक्षसी के पास से गुजर रहे थे हम। इतने में ऊपर से भीड़ का रेला सा छूटा, शायद सो खत्म हुआ था। नीचे माल रोड पर उतरती भीड़ की ओर झांका ही था कि दीवार से सटी सटी चलती तुम दिखलाई पड़ी थी और तुम्हारे साथ सुहास। पीछे पीछे तुम्हारी रिश्ते की एक छोटी बहन भी चल रही थी, जिसे शायद तुम लाई होगी अपने साथ। अपनी आंखों पर विश्वास न हो पाया। मैं आगे आगे चलता हुआ मुड़कर पीछे झांक रहा था। यह क्या देख रहा हूं? मुझे सच नहीं लग रहा था। तुम दोनों खिलखिलाकर हंसते हुए नीचे उतर रहे थे।
मैंने दूर से एक बार अंतिम बार मुड़कर फिर देखा तो केवल तुम्हारी पीठ दिखलाई दी थी, उसी के पास सुहास की। मार रोड के किनारे लगे तारों को छूती हुई तुम लंबे लंबे डग भरकर लौट रही थी, उड़ती हुई सी। वह तुम थी नेहा। मुझे तब सच नहीं लग रहा था, आज इतने बरसों बाद भी सच नहीं लगता। सपने बिखरते हैं तो मन कैसा कैसा हो जाता है, भ्रम के टूटने के साथ साथ कितनी यंत्रणा। तुम किसी और के साथ हंस हंस कर बातें भी कर सकती हो, इसकी कल्पना ही मेरे लिए असह्य हो आई थी। शायद आज कोई त्योहार था। देर से आने वालों के लिए महाराज जी ने पहले से ही थालियों में भोजन रख दिया था। हम लोग मेस में पहुंचकर खाना शुरू ही करने वाले थे कि पीछे से सुहास का जैसा स्वर सुनाई दिया, गुरु खाने भी लग गए अकेले अकेले। कोई उत्तर न देकर मैं उसकी ओर ताकता रहा। वह आज बहुत प्रफुल्ल लग रहा था। डाइनिंग टेबल पर उसकी भी थाली लगा दी गई थी। पहला कौर तोड़कर मुंह में डालने ही वाला था कि न जाने क्या हुआ, उसी की कोहनी से थाली उलट पड़ी और झन्न से फर्श पर जा गिरी। दूर दूर तक सब्जी बिखर गई थी, कपड़ों पर तमाम छींटे ही छींटे। मेरे होठों तक कौर आता आता ठहर गया था। मैंने उसकी ओर देखा, कपड़े छिड़कता हुआ वह उठ रहा था। खाना इतना ही शेष था, अतः रुमाल से पैंट पोंछता हुआ वह बाहर की ओर निकल पड़ा था। पता नहीं क्यों मुझे थाली का गिरना, उसके कपड़े खराब होना और उसका भूखा ही उठकर चला जाना कहीं बहुत अच्छा लगा था। यह पहला अवसर था जब किसी की परेशानी से मुझे खुशी का एहसास हुआ था। इतना नीचे भी गिर सकता हूँ, मुझे सच नहीं लग रहा था। इस कहानी का बाकी का हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।